हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सीडा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है। आज हम लोग यहाँ पर अति लघुत्तम प्रश्न को देखने वाले हैं। यह आपका क्लास फर्स्ट है, इसका आपका क्लास सेकंड भी आएगा, क्योंकि आपको अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपके 2 घंटे के पेपर होते हैं, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन से बारीकियों के साथ देखना होगा, समझना होगा, और जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आपको उसे नोट भी करना होगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये है आपका पहला प्रश्न। इसको हम थोड़ा जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए, जितने भी आपके प्रकाशन हैं, सारे प्रकाशन के क्वेश्चंस को हमने इस क्लास में ऐड किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए। संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा संबंधित क्या प्रस्तुत है। इसमें आपका क्या होगा, अनुच्छेद 21A संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निहित राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संविधान की धारा 29(2) में क्या प्राविधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निहित से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा या इनमें से किसी एक से अधिक पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। यानी धारा 29(2) में, ठीक है, वह बच्चा किसी भी धर्म, जाति, किसी भी भाषा, किसी भी शहर का हो, अगर उसे प्रवेश लेना है किसी भी विद्यालय में, तो वह प्रवेश ले सकता है। ठीक है, वह राजकीय होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि धारा 45। ओके दोस्तों, धारा 45 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु क्या कहा गया है। धारा 45 राज्य के इन संविधान में लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की है। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व की समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया था। इन चीज़ों को आपको नोट करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि बाल अधिकारों के प्रमुख 4 बिंदु बताइए। बाल अधिकारों के प्रमुख 4 बिंदु आपके कौन कौन से हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आपको पहला बिंदु, दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पहला आपका है कि बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्रदान करने का अधिकार। सेकंड आपका है प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार है। तीसरा आपका है बच्चों के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना। चौथा आपका है माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार। ओके दोस्तों, चलिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे विद्यार्थी में सभी धर्मों के प्रति आदर विकसित हो सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको विद्यार्थियों को धर्म और उन्हें कहीं ना कहीं दोस्तों हर चीज़ में समान रूप से देखा जाए, उसमें धार्मिक, विचारिक, कहीं ना कहीं उनमें उनके अंदर आत्मविश्वास, इन सब चीज़ों का विकास किया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा का व्यय भाग कौन सा वहन करेगा। विधेयक के अनुसार शिक्षा का व्यय का भाग
केंद्र एवं राज्य सरकारें संयुक्त रूप से वहन करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय प्रतिवर्ष कितनी बढ़ेगी। बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत सभी को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय प्रतिवर्ष 12,000 करोड़ का भार पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट रखी गई है। सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। शिक्षकों को निजी ट्यूशन चलाने की छूट नहीं है। जो हमारे भाई बहन जो लोग गवर्नमेंट टीचर हैं उन्हें प्राइवेट कोचिंग बच्चों को नहीं दे पाएंगे, ठीक है, उनको यह चीज़ अलाउ नहीं है। साथ ही शिक्षकों को गैर शिक्षक गतिविधियों में भी शामिल होने से रोका जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि बाल शिक्षा अधिकार कानून को लागू करने हेतु प्रदेश में कितने नए प्राथमिक स्कूल तथा कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय चाहिए। यहाँ पे आपका है कि प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए 4,596 नए प्राथमिक स्कूल और 2,349 नए उच्च प्राथमिक स्कूल व अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास करना होगा, जिसका अनुमानित खर्चा 3,800 करोड़ रुपया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि जो इसके दोस्तों खर्चे हैं, ठीक है, जो इसके स्कूल हैं ये कहीं ना कहीं बढ़ते घटते रहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन आप इसको देख सकते हो एक बार। कहा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितनी व्यय हुई थी, यानी कुल कितना खर्चा आया था। यहाँ पे आपको खर्चा देखने को मिल जाएगा 13,328.79 करोड़ खर्चे किए जा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत के एक पंथ निरपेक्ष राज्य की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर हुआ है। संविधान के 42वें संशोधन में हुआ था, ठीक है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है। केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को है। तो दोस्तों केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं और भी अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला। सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था। सन 1791 में जुनायल ड्रंग के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना का उद्देश्य क्या है। यहाँ देखिए, कलकत्ता मदरसे की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा कि बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या था। दोस्तों बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य था अनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के हिंदू सलाहकार तैयार करना था। यहाँ पे नेक्स्ट आपका है कि पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसकी सहायता से कब हुई। सन 1821 में पूना के रेजिमेंट एल्फिंस्ट ने पेशवा के दक्षिण कोष की सहायता से पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई। राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे तथा किसकी अनुमति
तथा इसकी नियुक्ति कब हुई थी। यहाँ देखिए आप लोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे। इस आयोग को मुदलियार आयोग कहते हैं। इसकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को हुई थी। कब हुआ था? 23 सितंबर 1952 को किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था। मैकाले ने अपना परामर्श 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड बेल्टिंग के पास भेजा था। इसी परामर्श को मैकाले का विवरण पत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य के विषय में क्या कहा। मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य की महिमा का गुणगान किया और कहा कि अंग्रेजी के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत एवं अरबी का साहित्य है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी। वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 29 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, दादा भाई नौरोजी ने मैकाले के विषय में क्या कहा। दादा भाई नौरोजी ने मैकाले की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था। इसके इरादे नेक थे। उसने हमारी संस्कृति पर जो आरोप लगाए उनको हमें उसको हमें उदारतापूर्वक भूल जाना चाहिए। उसकी अज्ञानता के लिए हमें क्षमा करना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में गोल गोल घुमाते हुए दिख जाएंगे। मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिख गया था। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। वाह क्या बात है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था। अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के शिक्षा के माध्यम को निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, सन 1813 के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार एक नई दिशा प्रदान की है। मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मैकाले का विवरण पत्र क्या बुराइयां परिणाम हुई। देखिए दोस्तों, जिस चीज़ का अच्छाइयाँ होगा उसका कहीं ना कहीं बुराइयां भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इनके जो बुराइयां हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों जो ठीक है मैकाले के विवरण पत्र हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपके घूम घूम के आ ही जाएंगे, तो आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर हम लॉन्ग प्रश्नों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही लंबी क्लास हो जाएगी। हम चाहते हैं कोई भी प्रश्न आपसे मिस ना हो, तो आप एक बार इन सब का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, आप इन सब का एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ये सब कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार खींच लीजिएगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा घोषणा पत्र। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। घोषणा पत्र में शिक्षा के स्तर हेतु क्या सुझाव दिए हैं। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए घोषणा पत्र ने शिक्षण विद्यालय खोलने और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया है। जैसे यहाँ पे आपका है, घोषणा पत्र में छनाई का सिद्धांत के विषय में क्या कहा। घोषणा पत्र के छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया और जन शिक्षा
के प्रसार पर बल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, श्री जेम्स ने इस घोषणा पत्र के विषय में क्या कहा। श्री जेम्स ने इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है। भारतीय शिक्षा में जो उसके पूर्व हुआ वह इसकी ओर संकेत करता है और जो इसके उपरांत हुआ वह इसी से निकलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको कि इस घोषणा पत्र की प्रशंसा में श्री बसु ने क्या कहा। इस घोषणा पत्र की प्रशंसा में श्री बसु ने कहा, यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलालेख है। भारत में आधुनिक शिक्षा का शिलान्यास इसी ने किया है। जस्ट यहाँ पे आपको है, इस घोषणा पत्र का प्रमुख दोष क्या था। भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने से कि ब्रिटेन शासन को मजबूत बनाने में सरकार का सहयोग दे सके। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य नष्ट हो गया और नौकरी पाने के लिए लोग शिक्षा ग्रहण करने लगे थे। इस घोषणा पत्र का अन्य प्रमुख दोष क्या था। व्यावसायिक शिक्षा नीति दोषपूर्ण थी। भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने का उद्देश्य भारतीयों को सरकार का स्वाभाविक बनाना था। इससे भारतीयों को विशेष लाभ ना पहुंच सका। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि इस घोषणा पत्र में किस महान उद्देश्य की उपेक्षा की गई है। वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के महान उद्देश्य की उपेक्षा की गई है। जितना आपसे पूछे उतना ही आपको आंसर देना है। इसको दोस्तों आप लोग एक बार ठीक है पढ़ लीजिएगा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। जो अधिक लंबा है उसे हम ना बताते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है कि घोषणा पत्र प्रेरणा से क्या लाभ हुआ। वुड के घोषणा पत्र की प्रेरणा से कोलकाता, मुंबई और मद्रास में जिन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्ण कार्य किए। सहायता अनुदान प्रणाली से विद्यार्थी शिक्षा की प्रगति हुई। शिक्षा विभागों की स्थापना से शिक्षा पर उचित नियंत्रण लगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, हंटर आयोग पहला आयोग था जिसने शिक्षा के समस्त स्रोतों पर प्रकाश डाला। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र थे। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहायक अनुदान प्रणाली, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा और दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर पिछड़े वर्ग, हरिजन, आदिवासियों, धार्मिक, देश पाठ, यहाँ पर हर प्रकार के शिक्षा के अंतर्गत कार्य किया गया था। आप इसको एक बार अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। हंटर कमीशन में विशेष रूप से क्या निर्देश था। हंटर कमीशन को विशेष रूप से इस बात की जांच करने का निर्देश दिया गया था कि क्या सरकार ने माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की है। देश में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान में क्या स्थिति है और उसके विकास के लिए क्या क्या उपाय बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके कौन कौन से उपाय हैं ये भी कहीं ना कहीं पूछा गया था। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या स्वीकार किया। हंटर कमीशन ने स्वीकार किए कि अब वह समय आ गया है जब जन संसाधन हेतु प्राथमिक शिक्षा की अधिक अवहेलना नहीं की जा सकती है। इसलिए पहले ही अपेक्षा प्राथमिक शिक्षा पर अधिकाधिक मात्रा में सरकार का ध्यान केंद्रित पूर्ण होना चाहिए। हंटर कमीशन का प्रमुख विशेषता क्या था।
आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृति हुई। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि हंटर कमीशन में भारतीय शिक्षा के साथ क्या उपकार किए। ईसाई मिशनरियों को भारतीय शिक्षा में प्रमुख स्थान न देकर हंटर आयोग ने भारतीय शिक्षा के साथ बड़ा उपकार किया, अन्यथा भारतीय शिक्षा मिशनरियों के अधीन हो जाती। हंटर कमीशन की प्रमुख कमियां क्या थी। आयोग की सिफारिशों में मौलिकता की कमी, ठीक है, यही इसकी कमियां थी। हंटर कमीशन का प्रमुख दोष क्या था। हंटर कमीशन में मुसलमानों की शिक्षा के लिए पृथक से सिफारिश की गई थी, ठीक है दोस्तों, यही इसके दोष थे। हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू करने की जो आज भी प्रचलित है, यह आपका होगा अनुदान प्रणाली, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लॉर्ड कर्जन भारत कब आया था। लॉर्ड कर्जन 1889 ईस्वी में भारत आया था, जो कि गवर्नर जनरल होकर भारत आया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई थी। 1902 में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। 2004 में पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि इस अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र कैसा हो गया था। विश्वविद्यालयों का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया, क्योंकि वे अब परीक्षा लेने के साथ शिक्षण कार्य भी कर सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि महाविद्यालयों के लिए नियम किस प्रकार के हो गए। विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता चाहने वाले महाविद्यालयों के लिए नियम कठोर बना दिए गए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने के क्या प्रभाव पड़े थे। दोस्तों आप इसे देखकर समझकर प्रभाव के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग की नियुक्ति के दो प्रमुख कारण आपके कौन कौन से हैं। पहला आपका है समुचित शिक्षा प्रणाली का विस्तृत किया जाए और सुधार के सुझाव दें। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिक्षा प्रणाली को देश के सर्वतोमुखी विकास के योग्य बनाना, जिससे वह उत्पादन विपणन एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सही भूमिका निभा सके। आगे आपसे पूछा गया है कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम क्या है। जो आपके शिक्षा के पंचमुखी कार्यक्रम हैं 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों मुखों को आप एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आपका है कि कोठारी आयोग ने निम्न प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में किन विषयों का समावेश करने का सुझाव दिया है। एक भाषा, गणित, जैसे कि दोस्तों मातृभाषा, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा, यह आपका एक भाषा के अंतर्गत आएगा। गणित, वातावरण का अध्ययन, विज्ञान तथा सामाजिक कार्य, अनुभव तथा समाज संख्या, इन सब चीज़ों पर सुझाव दिया था। कोठारी आयोग ने परीक्षा में सुधार के लिए क्या सुझाव दिया। लिखित परीक्षाओं में सुधार लाने के लिए ऐसे प्रश्नों का समावेश होना चाहिए जो परीक्षाओं के ज्ञान एवं विज्ञान को प्रयोग करने की शक्ति तथा उसकी अभिवृद्धि का वस्तुनिष्ठ परीक्षण कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कोठारी आयोग ने व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए क्या सुझाव दिए हैं। परीक्षार्थी के व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज की जाए, क्योंकि केवल लिखित परीक्षाओं से व्यक्तिगत के गुणों पर मापन नहीं हो सकता। कोठारी आयोग के मूल्यांकन के लिए क्या सुझाव दिए हैं। मूल्यांकन
के लिए क्या होती है, मूल्यांकन के लिए आंतरिक परीक्षाओं का विस्तार किया जाए। बाह्य परीक्षाओं के परिणाम के साथ साथ आंतरिक परीक्षाओं के फल को प्रमाण पत्रों में अंकित किया जाए। दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई। दोस्तों क्यों अनुभव की गई, इसे आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया गया। ओके दोस्तों, यहाँ पर भी आपको बहुत चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुसूचित जातियों के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको अनेक चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। अनुसूचित जातियों की अन्य जातियों के समान लाने के लिए जनजाति क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल खोलने, प्राथमिकता देने, पाठ्यक्रम तथा जनजाति भाषाओं को भी कहीं न कहीं बढ़ावा देने का काम किया गया था। स्कूल खोलना, प्रोत्साहन देना, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर क्या सुझाव दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रश्न आपको और देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संरचना के विषय में शिक्षा नीति क्या है। दोस्तों इसका नवीन शिक्षा था आपका 10+2+3, यानी आपका हाई स्कूल, इंटर प्लस आपका स्नातक। ठीक है, यह भी आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है व्यावसायिक शिक्षा के विषय में शिक्षा नीति में क्या विचार प्रकट किए हैं। बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी को रोकने तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश की समस्या को कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया और उसे लागू करने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता क्या है। इसके बाद राममूर्ति शिक्षा समिति की रिपोर्ट में शिक्षा की असफलता क्यों बताया गया है, ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। शिक्षा की असफलता का दूसरा कारण क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारी शिक्षा सदैव विशिष्ट विशेषज्ञों की पहल एवं निर्माण पर निर्भर रही है। इसका नियंत्रण और मार्गदर्शन वे लोग करते रहे हैं जो जन संसाधन से अलग थलग होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि इस शिक्षा नीति से भविष्य में क्या आशय थी, ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके समझ में ना आए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पर हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में, ऐसे उल्टे पुल्टे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। आप प्रश्नों को रट्टा मत मारिए, आप प्रश्नों को समझिए। ठीक है, समझते हुए आप फिर उसके आंसर को समझिए। जब आप प्रश्नों को समझ जाओगे, आंसर को आप समझ जाओगे, आप बहुत ही आराम से अपने एग्ज़ाम में 100% नंबर पा कर आओगे। ओके दोस्तों, तो हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।